बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ये जो बरसाती नाले हैं या जो नदी है उसके अतराफ़ जो भी जो तजावुज़ात कायम किए गए हैं जिसकी वजह से जो बारिश का पानी उसकी निकासी में प्रॉब्लम्स या दुश्वारी आती है, उनको हटाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आया है कि जिन लोगों को इन तजावुज़ात या उनके घर ख़त्म किए जा रहे हैं उनको उसका मुतबादिल क्या दिया जाएगा। कई सालों से लोग नदी के किनारे आबाद हैं और आबादी इंक्रोचमेंट्स भी हैं, तजावुज़ात भी हैं, लेकिन एक पूरी फैमिली या कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बाकायदा सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं और यानी इसकी वजह से अब जो लोग इन तजावुज़ात के ख़ात्मे की वजह से जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनकी आबादकारी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इस हवाले से भी बात की जा रही है। साथ ही साथ नाज़रीन, हमने ये देखा कि कराची में जो बारिश हुई जिसमें कहीं 206 मिलीमीटर, कहीं 150 मिलीमीटर मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ मकदार में बारिश हुई और इस दफ़ा शुरू से ही बारिश का जो पानी है उसकी निकासी में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी मुश्किलात का सामना शहरियों को करना पड़ा। यानी कई दिन जो है वो पानी इलाक़ों में खड़ा रहा। इसी तरह हमने ये भी देखा कि अब भी कराची के बहुत से ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पे बारिश का ये पानी खड़ा हुआ है, यानी सीवरेज लाइंस भी फेल हो गई हैं। साथ साथ बरसाती नाले जो हैं वो भी चोक हुए हैं। हालांकि बरसाती नालों की सफाई का काम, जो 3 बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम एनडीए में की जानिब से किया जा रहा था। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो भी बरसाती नालों की सफाई का काम करते रही हैं। साथ साथ सिंध हुकूमत भी मशीनरी के साथ साथ ये इन जो बरसाती नाले हैं इनकी सफाई का काम जारी रहा है। नाज़रीन, हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं बशीर सिद्दीकी जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हैं, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं बशीर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। अस्सलाम वालेकुम बशीर सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं बशीर साहब? जी, आपकी आवाज़ जी आ रही है, बिल्कुल। सर, नालों पर जो तजावुज़ात हैं उनके ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इस वक्त क्या पोजीशन है और तकरीबन कितनी तजावुज़ात जो हैं वो हटाई जाएंगी उन तमाम नालों पे से, नदी पे से? देखिए, अभी जो सूरत-ए-हाल है, अभी हमने जो है 2 जगह कार्रवाइयाँ की है। एक कार्रवाई की है गुजर नाले पे, एक की है कोरंगी में। गुजर नाला जो है तकरीबन 17 किलोमीटर के रकबे के ऊपर ये गुजर नाला है। हमने इसके 3 मकामात पे कैफे प्याला से लेकर और टूवर्ड्स जो है वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, फिर न्यू कराची से लेके जो है वो 0 पॉइंट तक और फिर 0 पॉइंट से लेके कैफे प्याला तक 3 पॉइंट पे रखे। तीनों पॉइंट पे आज भी ऑपरेशन किया और कल भी किया था। उस पे आज जो सॉफ्ट किस्म की जितनी भी इंक्रोचमेंट वो 2 दिन हुए हम रिमूव करते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा कि कितने घर तकरीबन तजावुज़ात में, जाहिर सी बात है कमर्शियल एक्टिविटी तो इन नदी नालों के अतराफ़ होती नहीं है, लोगों की रिहाइश है जो बाकायदा रिहाइश पजीर हैं कई सालों से, तो कितने तकरीबन ऐसे घर हैं जिनको हटाया जाएगा या मिसमार किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो हम सर्वे है वो कल से हम वही सर्वे करने जा रहे हैं कि कितने अंदाजन में, जो मैं आपको ऐसे अंदाजन बता सकता हूँ कि कम से कम 400-500 के 600 के करीब घर जो है वो इसमें जो है वो रिमूव हो सकते हैं, मसमार हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो मिसमार किए जाएंगे तो कोई कोऑर्डिनेशन की जा रही है कि ये जो ख़ानदान है, जाहिर सी बात है इनको खुले आसमान तले तो नहीं छोड़ा जा सकता, इनकी आबादकारी भी एक मसला है, तो उसके लिए आप, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का काम ये नहीं है कि आप डिस्प्लेस लोगों की आबादकारी करें, लेकिन कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन इस ऑपरेशन से पहले या इसके साथ साथ की जा रही है कि इन लोगों को किसी दूसरी जगह पे, टेम्परेरी जगह पे, टेंट्स में या कहीं पे भी बसाया भी जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर्स किया है कि इनको जो है नेमल बदल जगह दी जाए। तो उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है, क्योंकि जो हम सर्वे आप कल से जो करने जा रहे हैं और उसमें काउंटिंग हो रही है कि तकरीबन ये कितने घर आएंगे और हर घर को जो है फिर उसी हिसाब से नोटिस भी इशू किए जाएंगे। वही काउंटिंग जो है फिर वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसको उसी हिसाब से जो है उसके नेमल बदल जो है वो जो भी प्रोग्राम बनाएगी, उनको प्लाट
देने या कहीं पर उनको शिफ्टिंग करनी है, वो फिर सिंध गवर्नमेंट करेगी इसके। बशीर साहब, माजी में भी ये नदी नाले साफ किए जा चुके हैं, जैसे गुजर नाला जो है उसे साफ किया गया था, 17 किलोमीटर तक उसको क्लीन यानी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। लेकिन सर, ये जो तजावुजात ख़त्म भी की जाती हैं, ये ज़्यादा अरसे तक मेंटेन नहीं रखी जा सकती, दोबारा से तजावुजात कायम हो जाती हैं और फिर से इसी तरीके से चोकिंग शुरू हो जाती है। क्या वजह है इसकी? जी हाँ, बिल्कुल, आप ये आपने सही पॉइंट आउट किया है। एक्चुअली ये आज से 4 साल पहले भी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है बशीर साहब जी। आज से 4 साल पहले भी गुजर नाले से जो है वो तजावुजात को हटाया गया था जी। और अभी जो 2-3 दिन हुए हैं वो दोबारा उसको रिमूव है कि ये लोग, इन्होंने यहाँ पर भैंसों के बाड़े, गैराज और झोपड़ियां और अपनी बालकोनियां जो है वो ले आई। असल में ये ऐसा करते हैं, इनका काम तरीकाकार यही होता है कि ये आस्ता आस्ता जो है, जैसे 1-1 फीट 2-2 फीट जो है वो चीजों को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद फिर जो है वो फिर उसके कमरे और फिर वो शुरू हो जाते हैं बनने के लिए। अच्छा, तो सर इस दफ़ा कोई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि ये जो तजावुजात हैं ये दोबारा जो है कायम ना हो सकें, या इनका जब खात्मा किया जा रहा है तो फिर ये एक्सरसाइज दोबारा से ना करनी पड़े? हाँ बिल्कुल, असल में ये जो 4 साल पहले जो काम हुआ था उसमें एक चीज रह गई थी कि उसके दोनों तरफ में जो है वो रोड बनाने थे, तो वो रोड बन नहीं सके। तो अब जो है प्रोग्राम ये है कि ये तजावुजात खत्म करने के बाद इनके इस नाले के दोनों तरफ में, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ में जो है वो रोड कम से कम 40 से 50 फीट का रोड बना दिया जाए, ताकि उस ये निशानदेही हो जाएगी कि ये रोड है और उस पर कोई तजावुजात, जारी बात है रोड पर फिर कोई तजावुजात नहीं बन सकेगी। एक्चुअल वो जो रोड ना बनने की वजह से ये तजावुजात फिर दोबारा कायम हो गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि तजावुजात को ख़त्म करके बाकायदा जो है पक्की सड़क भी बना दी जाएगी ताकि दोबारा से तजावुजात कायम ना हो सकें। और यही वजह है कि माजी में भी अक्सर जो है तजावुजात हटाई तो गई हैं। 4 साल पहले भी एक तवील ऑपरेशन किया गया, 17 किलोमीटर तक जो है वो यानी जो तजावुजात थी उनका ख़ात्मा किया गया। लेकिन फिर भी कुछ या तो मुबैना तौर पे यानी डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं या किस वजह से तजावुजात दोबारा कायम हो जाती हैं। नाज़रीन, इसकी वजह से बहुत से हादसे भी देखने में आते हैं, जो मासूम शहरी जो हैं वो नाले में डूबकर जाँ बहक हो जाते हैं। ये तमाम हादसे भी इसलिए होते हैं कि आबादियाँ इस कदर ज़्यादा तजावुज़ कर जाती हैं हद से कि जिसकी वजह से वो नदी और नाले जो हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। और यही वजह है कि शहर का जो बारिश का जो पानी है उसकी निकासी में जो है वो परेशानियाँ पैदा होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आप कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज की ब्रीफिंग के हवाले से भी, जिन्होंने एक तवील ब्रीफिंग की और तफसीली तौर पे न सिर्फ ये जो तजावुजात का ख़ात्मा किया जा रहा है इस हवाले से बताया गया कि किस तरीके से जो है वो मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी, टेंट्स दिए जाएंगे उन तमाम लोगों को जिनको तजावुजात के साथ साथ हटाया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से 800 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं वो यानी कराची में शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि यानी मुख्तलिफ जो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से कहा गया कि पहले जुमरात को आने की खबर थी, अब जुमे को आने की खबर है। और K4 का जो मंसूबा है उसमें विफाक के साथ जो है टोटली कोऑर्डिनेशन में है सिंध हुकूमत, और ये तमाम काम किए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब अली खुर्शीदी। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सर, आज की ये जो ब्रीफिंग की गई है जिसमें बताया गया है कि 800 अरब रुपए के मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं, साथ साथ जो तजावुजात की वजह से जो ख़ानदान डिस्प्लेस्ड होंगे उनके लिए मुतबादिल टेंट्स में और दूसरी जगहों पे जगह भी दी जाएगी। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से जो आज सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है? देखें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात मुराद अली शाह साहब की प्रेस ब्रीफिंग की, तो अब पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है। सूरत हाल कराची की अब वो नॉर्मल सिटीज की तरह नहीं है जिस तरह होती थी। अच्छा,
अब ख्याल आ रहा है इनको 12 साल और 13 साल का अर्सा हुक्मरानी करने के बाद। तो सवाल तो बनता है कि इतने सालों से क्या किया जा रहा था, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है वो मुतलकुल अनहान जो है वो सूबे पे हुक्मरानी कर रही है, और ये चीजें पहले भी की जा सकती थी अगर वाकई मतलब सिंध हुकूमत के साथ तो सूरत हाल ऐसी है कि कमिटमेंट्स वादे वही पता नहीं कितने होते हैं, मगर ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ये आज की बात नहीं है, पिछले 12-13 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। तो जब चीजें होंगी सामने आएंगी तभी बात की जा सकेगी। इनकी बातों पे एतबार इस वजह कर नहीं है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। इनके साथ हमारा कोलेशन भी रहा था, वो भी बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था। तो इनकी बातों पे मेरे ख्याल से सीरियसनेस के साथ मैं इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि ग्राउंड पे इनकी जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है। यहाँ सिंध हुकूमत बारिशों में मेरा शहर डूब गया, तो मौजूदगी अगर यहाँ पे इंतजाम किए हुए होते बेहतर सूरत हाल होती, तो इतनी अबतर सूरत हाल नहीं शहर कराची का बासी जो है वो फेस करता जो आज फेस कर रहा है। आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो डूबे हुए हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूंगा तो इनसे तो कोई उम्मीद की मतलब उम्मीद रखना भी गलत है। अली खुर्शीदी साहब, आप मतलब अगर तमाम दर इल्जाम सिर्फ सिंध हुकूमत को देंगे तो सर दूसरी सियासी जमातें जो हैं इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि देखिए 2010 के बाद सूरत हाल चेंज हुई। 28वीं तमीम के बाद अगर जिम्मेदारियों की बात की जाएगी तो बहरहाल सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि देखें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो इनके पास एक ह्यूज अमाउंट आता है। कहाँ लगता है सर मेयर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके काम के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? मेयर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले तो गिनवा ली जाए। बात यह कि एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे कोई तवातुर के साथ ये बात कही जा चुकी है। अब लोगों को पता है, लोग जो है वो एजुकेटेड है, समझते हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं, कितने इख्तियारात मौजूद थे, कितने वसाइल फराहम किए गए। ये सारे वो सवालात हैं जो आज सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं, आज कराची का हर शहरी ये सवाल कर रहा है कि कितने इख्तियारात मौजूद थे, कितने परसेंट कराची पे जो है वो मेयर जो है वो इंतजामात करने का जिम्मेदार था और उसको कितने वसाइल फराहम किए। देखिए सर, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई, उनकी मेंटेनेंस जो है वो केएमसी और डीएमसी की है सर। 4 आपके डीएमसी के चेयरमैन और केएमसी का आपका मेयर। सर मैं आपसे सवाल पहले कंप्लीट कर लूं। सर आप कहते हैं इख्तियारात, जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमसी और डीएमसी की थी वो अपनी जगह। सर आपके अपने लोग जो कि पार्टी छोड़ के गए या ये कि जो दूसरी जमातें हैं वो कहती हैं सर 48 से 50 अरब रुपए फंड्स का रोना रोते हुए भी केएमसी को दिए गए, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई ऑडिट ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सर मैं गुजारिश कर लेता हूँ, पहली बात के केएमसी को जो फंड दिए गए, आप 50 अरब की बात कर रहे हैं, आप 500 अरब लगा दीजिए कराची के नालों पे, 4 दिन बाद वही सूरत हाल होगी जो पहले थी। वजह क्या है नालों पे? सर ये 50 अरब मिले हैं या नहीं मिले सर, सिर्फ पहले मुझे हाँ या ना में ये बता दीजिए। वो जो 50 अरब है उसकी डिटेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की गई थी मेयर कराची की जानिब से, उसमें बताया गया था कि कितने क्या जो है वो चीजें हैं, वो उन्होंने बड़ी डिटेल में बताई थी। राइट नाउ आई डोंट हैव डिटेल, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के बजाय मैं जनरल बात नहीं सर, बाद में मेयर साहब ने हालिया तौर पे साफ इनकार भी कर दिया और ये कहा कि फारूक सत्तार साहब जो 50 अरब की बात करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, जितने भी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि हम इस डिटेल में पढ़ें, कराची के जो नाले हैं वो साफ करने मतलब कोई रॉकेट साइंस है। बात इतनी सी है कि इस कराची के नालों पे कचरा फेंका जाता है, मेरे पास कचरा फेंकने का कोई निजाम मौजूद नहीं है। 2014 से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से एक इदारा मौजूद है ना, सवाल बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रिसीविंग एंड पर है एमक्यूएम पाकिस्तान, सवाल आप एमक्यूएम पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम है ये, इसको समझने की जरूरत है कि जब तक नालों पे कचरा फेंका जाता रहेगा नाले कभी भी साफ नहीं होंगे। क्यों पिछले साल एफडब्ल्यूओ मौजूद नहीं थी क्या? सफाई नहीं की उन्होंने? बिल्कुल की। हुआ क्या? हुआ ये कि वापस कचरा आ गया। अब जब तक आप कचरे का डिस्पोजल का जो निजाम है वो ठीक नहीं करेंगे, ये नाले कभी साफ नहीं हो सकते। सर आपने पिछले साल की बात की, अली खुर्शीदी साहब, पिछले साल 10 करोड़ रुपए में एफडब्ल्यूओ ने नालों की सफाई की। सर नालों की सफाई नहीं की, चोकिंग पॉइंट साफ किए थे। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, चोकिंग पॉइंट साफ किए। बिल्कुल सर, अली जैदी साहब की तरफ से एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई एफडब्ल्यूओ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ 10 करोड़ रुपए में
ये काम किया गया। सोल्यूशन है। देखिए, अगर आपको कराची के अल्टीमेट सोल्यूशन पे जाना है तो आपको कुछ हकीकतों को सामने रखना होगा। नाले आप, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अगर फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट के जी 50 अरब रुपए दी गए, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो बात यह है कि इस कराची के नालों को 50 अरब से सफाई नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर दोबारा कचरा फेंक देना है कराची वालों ने। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कराची वालों के पास कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन मौजूद नहीं है, जो कि जिम्मेदारी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या चीफ सैनिटेशन ऑफिसर इस सूबे का कौन है? वज़ीर आला सिंध है। सवाल उनसे बनता है। सर देखिए, जो सर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी ये कहा जाता है कि मेयर साहब को अगर 50 रुपए भी मिल रहे थे ना, तो वो भी तो कहीं नजर आते खर्च होते हुए। कोई मंसूबे बिल्कुल टेन्योर के आखिर में 4 मंसूबों का इफ्तिताह करके ये कहा गया इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप कहते हैं 50 अरब रुपए। उन मंसूबों की भी डिटेल मैं दे देता हूँ। वो भी मंसूबे जो थे, जिसमें से एक मेरे अपने हल्का इंतखाब में भी था, मेयर साहब आए थे हमारे पास भी, उसके जो इफ्तिताह हुआ था वो पैसों का मंसूबा था जो कि वफाक से हमने लिए हैं। मतलब आप थोड़े से डिटेल अगर आप लेंगे तो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पर बजट, एक मेयर, इतने बड़े शहर का मेयर 2 करोड़ से ऊपर की स्कीम लॉन्च नहीं कर सकता। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये बल्दियाती निजाम जो है, मतलब मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि एक ऐसे मेरे वो शहर जो अली खुर्शीदी साहब, अगर 2 करोड़ के भी अगर मंसूबे लॉन्च कर सकते थे तो 50 अरब रुपए में तो आप ये सोच सकते हैं कि कई 100 मंसूबे। अब मैं आपको डिटेल दे देता हूँ ना, आप एक नंबर लेके बैठ गए। 4 सालों में जरा ये डिवाइड कीजिए। 12 अरब रुपए बनते हैं सर। मैं गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मेरे अपने हल्के में ना सेवरेज का निजाम ठीक करने के लिए मैंने कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से जो है मुख्तलिफ पीसीआर बनाई। उसकी मालियत जो है वो तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए हो गई। ये कराची शहर की बात हो रही है, पीनट है, ये पीनट है। यहाँ पर एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये बात हम तवातुर से कर रहे हैं। देखिए, इसमें वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं सूबे को 18वीं तरमीम के बाद बहरहाल उनकी जिम्मेदारी बनती है, मगर वफाक भी इस शहर से 70% रेवेन्यू कमा के लेके जाता है। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर को, भाई हुकूमत पाकिस्तान की, वफाक पाकिस्तान की उसूली तौर पे तो फर्ज ये बनता है कि वो तमाम जितने भी पाकिस्तान में उनमें जितने भी मसाले उनको हल करे। नहीं कर सकता तो इस शहर को तो फोकस किया जा सकता है ना। अनफॉर्चुनेटली वफाक भी नहीं कर रहा फोकस। हमारा शिकवा तो वफाक से। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा सर, तमाम बातें होती रही बल्दियाती निजाम के हवाले से, इख्तियारात ना होने के हवाले से, फंड्स ना होने के हवाले से। सर एक जमहूरी हक होता है एहतजाज करने का, अपनी बात मनवाने का, इस्तीफा देने का। अगर नहीं था, अगर बिल्कुल ही बैठ के मतलब सिर्फ यही कहना है कि जी पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है, इससे तो बेहतर था इज्जत के साथ इंसान इस्तीफा दे दे या एहतजाज करे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे इख्तियारात चाहिए, वरना मैं काम नहीं कर सकता। मेरे आइन का आर्टिकल 140A जो इस मुल्क को चलाने का आइन है, जिसके तहत मुल्क चलता है, उसका आर्टिकल 140 से बहुत डिटेल में बताता है। 3 अथॉरिटी की बात करता है जो 30th गवर्नमेंट को दी जाएगी: पॉलिटिकल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और फाइनेंशियल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करना तमाम डेमोक्रेटिक पार्टी का राइट है। आप कैसे उस राइट को छीन सकते हैं? 2008 में मिसाल मौजूद है जमात इस्लामी की, उन्होंने बॉयकॉट किया था ना, आज तक स्टेबल नहीं हो पाए। ये बहुत कड़वी हकीकत है। आप सियासी जमातों को ये कहें कि नहीं जी आप इलेक्शन प्रोसेस से हट जाइए, तो भाई अगर वफाक, अगर सूबा वजीर आला जो है हमारे सूबा सिंध के वजीर आला ये फरमाते हैं कि जी एनएफसी में मेरे पैसे काट लिए, तो क्या इनको ये मशवरा दिया जाए कि जी पैसे काट लिए तो आप इस्तीफा दे दो और एहतजाज करो? सर मुत्तहिदा ने कभी क्या इलेक्शन से बायकॉट नहीं किया? मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ ना कि क्या इस दिस द वे, मतलब अगर एनएफसी के पैसे नहीं दिए वफाक ने, मान ली थोड़ी देर के लिए बात सुबह वजीर आला सिंध साहब की, तो उनको ये मशवरा दिया जाए कि नहीं जी आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद एहतजाज कीजिए? नहीं भाई, इस प्रोसेस में भी रहना है और अपने जमहूरी राइट्स को एक्सरसाइज करना है और अपने राइट के लिए बात करनी है। दिस इज व्हाट एमपीएम इज डूइंग सिंस 5 years। नहीं बिल्कुल, लेकिन सर ये मैं बता दूं कि मुत्तहिदा की जानिब से भी कई दफा इलेक्शंस का बायकॉट किया गया है सर, और ठीक है, बिल्कुल है, मौजूद है। कौमी असेंबली तक के इलेक्शंस का बायकॉट किया गया है, बल्दियाती इलेक्शंस का बायकॉट किया गया है। आई एग्री, बट यहाँ पर जो टूटे वूटे लंगड़े लूले निजाम के साथ जो वसाइल थे, अगर ये यहाँ पे एमपीएम मौजूद नहीं होती तो खुदा की कसम यहाँ पे हर गली में गटर बह रहा होता, यहाँ पानी की कमियां भी होती, यहाँ दीगर मसाइल होते। जितने मसाइल आज हैं, आज उसका मैं कहता हूँ कोई 5% भी नहीं होंगे जो उस वक्त होते अगर हम सिस्टम से निकल जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हकीकतें हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। इनका कहना था कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो कराची में ना होती तो शायद हर गली से गटर बह रहे होते। लेकिन बहरहाल
जो आवाम हैं या अगर मैं मुख्तलिफ मुखालिफ सियासी जमातों की बात करूँ तो उनकी जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी कि कराची के मसाइल की वजह अगर मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत की वजह से तो उसमें बहुत शेयर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी है। बहरहाल नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो मज़ीद मेहमान हमारे साथ ऑन कॉल होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से नालों पर जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, मुतबादिल रिहाइश फ़राहम की जाएगी, साथ ही साथ 800 अरब रुपए के मनसूबे जो हैं वो बहुत जल्द कराची में जिनका ऐलान किया जाएगा, और साथ ही साथ K4 का मनसूबा जो है उसका भी आगाज़ किया जाएगा। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब खुर्रम शेर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज ब्रीफिंग दी गई और ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आने की खबरें पहले जुमेरात की थी, अब जुमे को तशरीफ़ लाएंगे, और साथ ही साथ सिंध हुकूमत की जानिब से 800 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे कराची में शुरू किए जाएंगे, और साथ ही साथ जो तजावुज़ात नाले पर हैं, जो मुख्तलिफ नदी नाले हैं, उनका ख़ात्मा भी किया जाएगा। क्या कहते हैं सर आप इन इक़दामात के हवाले से जो सिंध हुकूमत कर रही है? जी जनाब, बिल्कुल ये वज़ीर आज़म साहब का इनिशिएटिव है कराची के लिए, और 2 साल हम देखते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर के अंदर कुछ काम करे, और आखिरकार मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म साहब को इनिशिएटिव लेना पड़ा कि कराची के अंदर अब डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सूबे सिंध की हुकूमत को इनफैक्ट जो है उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, उनके लिए वसाइल पैदा किए जाएंगे, उनको मशवरे दिए जाएंगे, जिसके अंदर ये फैसला हो चुका है कि कराची के जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उसको हमेशा के लिए दुरुस्त कर लिया जाएगा, उसके इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करा दी जाएंगी, उसके अलावा सर्कुलर रेलवे है उसको मुकम्मल किया जाएगा, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी की जाएगी, कुछ बड़ी सड़कें हैं जो कि तामीर की जाएंगी, और आखिर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के अंदर कचरे को संभालने का निज़ाम भी नहीं बना सकी है, तो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का जो है उसके अंदर भी बेहतरी लेकर आई जाएगी, और वाटर बोर्ड के सिस्टम के अंदर भी कुछ पैसा जो है वो इंसर्ट किया जाएगा ताकि उनके निज़ाम को बेहतर किया जा सके, और आखिर के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 साल के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगा सकती है। मायने ये कि जितना भी सीवेज का पानी है वो बगैर ट्रीट हुए हुए अरेबियन सी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वज़ीर आज़म साहब इंशाअल्लाह ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो अनाउंस करेंगे, और हफ्ते के दिन वज़ीर आज़म साहब की आमद है कराची में। मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कराची के लिए, और जाहिर है कि कराची ने वोट दिया है, कराची ने साथ दिया है तहरीक इंसाफ का, अब कराची डिजर्व करता है कि उसको रिटर्न में कुछ दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमेशा कहा जाता है कि 2 साल क्यों लगा दिए और अब तक क्यों नहीं किया गया, तो ये बात याद रखी जाए कि हर साल अरबों रुपए सूबे सिंध को दिए जाते हैं NFT के जरिए इन्हीं तमाम कामों के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो काम कभी हो नहीं पाते हैं, तो लिहाजा अब कोशिश की जाएगी कि इसको एक अलग डिपार्टमेंट पूरा बना के इन सारे कामों को किया जाएगा ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर डिलीवरी और सर्विस मिल सके। अच्छा सर, अब ये भी बता दीजिएगा कि यानी माजी में भी कराची के लिए बड़े पैकेज का तो ऐलान किया गया, लेकिन उस तरीके से मंसूबे भी नहीं शुरू हो सके। उसकी एक वजह ये भी कही जाती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये नहीं चाहती थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या जो DMCs या जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम था उसके ज़रिए से ये पैसे खर्च किए जाते हैं। नहीं देखें, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी आपके नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ कि माजी में वज़ीर आज़म साहब ने हल्फ उठाने के 5 से 6 महीने बाद आए थे कराची में, एक पैकेज अनाउंस किया था जिसके बारे में कहा जाता है कि 162 अरब में हुआ क्या। तो मैं आज आपको बता दूं कि उन पैसों के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा किसी शहर के अंदर 6 ब्रिज जो है वो एक दिन में इनॉग्रेट किए गए, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर बनाए गए, नाज़िमाबाद के अंदर 6 ब्रिज। उसके साथ साथ 50 फायर इंजन जो है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने की जो मशीन हैं पूरी, वो कुछ दिनों के अंदर कराची में पहुंचने वाली हैं। उसके अलावा 5.9 किलोमीटर का निश्ता रोड और 5.4 किलोमीटर का मंगोपी रोड को मुकम्मल किया गया, और उसके साथ साथ इन्हीं पैसों से जो आपकी ग्रीन लाइन की बसेस हैं, उसका IT सिस्टम है, वो सारा मुकम्मल किया जा रहा है। तो देखिए, ये सियासी जमातें एक अपना सारा ड्रामा नचाती हैं जिसमें आवाम को जो अंधेरे में रखती हैं, धोखा देती हैं, झूठ बोलती हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया पूरा नहीं किया।
ये हमारी जिम्मेदारी है बीइंग पीटीआई स्पोक्स पर्सन कि हम आवाम को बताएं कि हकीकत क्या है। बाकी झूठ बोलने वाले झूठ बोलते रहे, लेकिन ये सच्चाई है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस वक्त पूरे शहर के अंदर जिस गली में अगर कोई तरक्याती काम हो रहा है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सीवरेज लाइन्स हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो पार्क्स हो, वो सारे पीटीआई के एमएनएस के वफाकी फंड्स के थ्रू हो रहा है। ये भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने एमएनएस को अपने गली मोहल्लों के छोटे छोटे कामों के लिए जो है फंड दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर छोटे मोटे गलियों में भी काम हो रहे हैं। उसके अलावा वजीर आजम साहब परसों आके एक बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं, और जो 162 अरब का था वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आवाम को मैसेज देने में, आवाम को बताने में शायद हमारा फेलियर हो, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुर्रम साहब, आप ये कहने का मकसद ये है कि कराची में 162 अरब रुपए अब तक लगाए जा चुके हैं जो पैकेज का ऐलान किया गया था? अगर 162 अरब दिन लगे होंगे तो 125-130 अरब रुपए मुकम्मल हो चुके होंगे। हाँ, जो ग्रीन लाइन का मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं है, जिसका टारगेट है कि अनदर 4 से 5 महीने में हो जाएगा, तो बाकी पैसा उसके अंदर लगेगा। बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने की थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा जी सर, आप बोले सर, आप पहले कंप्लीट कर लें, मैं फिर सवाल करता हूं। हाँ जी, उसके अलावा एडिशनल और SIDCL के प्रोग्राम्स हैं जो कि आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। वो आने वाले 5-6 महीने का, तो उसको भी शुरू किया जाएगा। अच्छा सर, आपकी हलीफ जमात MQM जो है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनका ये कहना होता है कि एक गवर्नर पैकेज आया 5 अरब रुपए का, इसके अलावा कुछ और पैसे जो है ना वो रिलीज किए गए, और तमाम बातें इसी पे होती रही कि जी आप पहले 50 अरब की बात की गई थी कि एक साल में रिलीज कर दिए जाएं, फिर 25 अरब की बात की गई, फिर आखिर में 5 अरब रुपए रिलीज हुए सर। तो आपका ये कहना है कि 125 से 130 अरब रुपए कराची में लग चुके हैं, जबकि ग्रीन लाइन बसें भी नहीं बता दी। मुझे नहीं पता वो कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो काम तहरीक इंसाफ ने किया वो मैं आपको सारी डिटेल्स दे चुका हूँ। मैं आप इसको मुझे चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं है। आप मेट्रो टीवी वहाँ पे मौजूद था जब 6 बजे ब्रिज इनॉग्रेट हो रहे थे। मेट्रो टीवी उस जगह पे भी मौजूद था जब नेशनल पार्क की गवर्नर साहब ने इनॉग्रेशन की, और मेट्रो टीवी जो है वो मंगू पीर के इनॉग्रेशन पे भी मौजूद था। और आपका चैनल इंशाल्लाह ताला जब 50 फायर इंजन कुछ दिनों में कराची पोर्ट पहुंचेंगे तो जब भी आप मौजूद होंगे। जो ग्रीन लाइन में काम हो रहा है वो आपकी अब जो है कैमरे की नजर दिखा सकती है। तो इसमें झूठ बोलने की कोई बात तो नहीं है, जो हकीकत है वो आपके सामने। तमाम MNAs PTI के मौजूद है। हर MNA को आप फोन करके पूछ रहे हैं कि उनके कौन से गली मोहल्ले में कौन सी PC1 है, मुझसे पूछ लें, मैं आपको अपने हल्के के बारे में सब बता सकता हूँ। तो चीजें सब क्लियर है। अच्छा खुर्रम साहब, एक आखिरी सवाल सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें ये कहा गया है कि बल्दियाती जो इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो प्रैक्टिकल नहीं है। यानी मरदमशुमारी 5% जो ब्लॉक्स थे, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का 2 साल देरीना मुतालबा है जो आपके MOU में भी शामिल है, वो मरदमशुमारी को ऑडिट आज तक नहीं किया गया, डिमार्केशन नहीं हुई, डिलिमिटेशन होने जा रही है, हल्का बंदियाँ जो है ना वो कर दी जाएंगी बल्दियाती इंतखाबात के लिए, और इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए गए। सर आप क्या कहते हैं, इतना देरीना मुतालबा MOU में मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बार बार कहा जाता है, 5% ब्लॉक्स के ऑडिट में या दोबारा मरदमशुमारी में क्या कबाहत है सर? क्यों नहीं कर लेते? 2 साल का अरसा कम तो नहीं होता? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये डिमांड है बिल्कुल सही है, और इलेक्शन से रिलेटेड जो चीजें वजीर आला साहब ने कही मैं उसको भी सेकंड करता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सेंसस के ऊपर बात है, तो वो सब जब तक नहीं हो जाता मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक डिमांड और भी हमारी कि जो लोकल बॉडी का बिल जो हमने इस वक्त असेंबली में जमा कराया है वो भी कबूल किया जाए ना, क्योंकि हम तो समझते हैं तहरीक इंसाफ कि हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे नहीं, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, जब तक वो इख्तियारात आने वाले मेयर को ना मिल जाए। हम नहीं चाहते हैं कि 4 साल बैठ के हम ये रोना रखें कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन में जाने का फायदा क्या है? हम चैलेंज करेंगे एंड विल मेक श्योर कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले आने वाले मेयर को जो है वो तमाम इख्तियारात मौजूद हों उसके पास, वो सारे वसाइल उसके पास हो, और उसके साथ साथ उसके पास सारे फाइनेंशियल इख्तियारात भी हो। अदरवाइज तो इलेक्शन में जाने का फायदा नहीं। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ऐसे आने वाले इलेक्शन को बाइकआउट करना चाहिए जब तक सिंध हुकूमत जो है इख्तियारात देने के ऊपर रजामंद नहीं होती है। खुर्रम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं जो इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है, क्या उससे पहले ये 5% ब्लॉक्स का ऑडिट या दोबारा मरदमशुमारी हो पाएगी? नहीं, मुश्किल है कि सब कुछ हो पाए, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो जाए ना। कोई बात नहीं, अगर 3 महीने में इलेक्शन नहीं होता तो 6 महीने में इलेक्शन करा दें, लेकिन जब इलेक्शन हो तो सही तरीके से हो। ये लूड़े लगड़े इलेक्शन का मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है, ना 3 में होंगे ना 13 में होंगे, और अवाम के अगर मसाइल हल ना हो तो उसको कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल निचली सतह पर इख्तियार लिखेंगे,
जो मर्दमशुमारी की बात हो रही है वो पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने आपसे फरमाया कि मेयर जो है वो कराची शहर देखें एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होनी चाहिए और तमाम इदारे जो ना मेयर के अंडर होने चाहिए। मेयर शहर का बॉस होना चाहिए, जो वो चाहे जिस तरह काम करना चाहे उसको करने की इजाजत होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसे अकाउंटेबल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके जरिए कराची वालों को बताना चाहूंगा कि कराची का मेयर उस सियासी जमात को होना चाहिए जिसकी या तो सूबाई हुकूमत हो या उसकी वफाकी हुकूमत हो, वरना मैं समझ रहा हूँ कि फिर नाइंसाफी होगी और वो मेयर शायद अपनी उस पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर सकेगा। वो कराची वालों ने फैसला करना है कि उन्होंने सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों को वोट देना है या उन्होंने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को देना है। सर मुझे ये बताइएगा कि मतलब एक तनकीद ये भी की जाती है कि पंजाब में 2 साल से बल्दियाती निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। सिंध में जिस दिन बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत पूरी हुई अगले दिन ही इलेक्शन का शेड्यूल आ गया। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बल्दियाती निज़ाम को मौसर नहीं करना चाहती? नहीं, होना चाहिए। देखिए, अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं तो कभी भी गलत चीज़ के साथ नहीं खड़ा हूँगा, ना मेरी लीडरशिप ने सिखाया है। मैं समझता हूँ बिल्कुल केपी में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। अगर पंजाब में हमारी जमात कोई ऐसा गलत इकदाम उठा रही है तो मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे उन्हें भी इलेक्शन की फिक्र करनी चाहिए, वहाँ पे एप्लीकेशन डालें और अपनी तैयारी करें। और मेरे ख्याल से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, आपने सुना होगा उनकी तमाम तकरीरों के अंदर ये मौजूद है कि वो चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदों को पूरे इख्तियारात मिलने चाहिए, उनको तो बिलीव इसके ऊपर है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर कोई चीज़ हमारी जमात की तरफ से कुछ अगर गलत हो रहा हो तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मैं क्या, हमारी जमात का कोई भी शख्स नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर भी बल्दियाती निज़ाम जो है वो नाफिज होए, जल्दी हुए, वहाँ पर भी इलेक्शंस हों और इसी तरीके से सिंध में भी हो, केपी और बलूचिस्तान के अंदर भी हो। खुर्रम साहब आपका हल्का है सर आपके हल्के के हवाले से भी सवाल करना चाहूँगा। NA 247 की बात की जाए या आपके PS वाले हल्के की बात की जाए या शहजाद कुरैशी साहब का और आपका हल्का साथ साथ है सर, इसके रेजिडेंट्स ने CBC के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, क्लिफ्टन और डिफेंस के रेजिडेंट्स ने पुरअमन एहतजाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उस एहतजाज में शामिल थे। सर शुरू में तो बाकायदा माजरत की जाती है कि जी तमाम चीज़ें बेहतर कर ली जाएंगी, MOU साइन हो गया, DHA के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बाकायदा मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो हैं वो भी रिलीज़ किए गए। उसके बाद सर FIR और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, 22 लोगों को ज़मानत कबल गिरफ्तारी लेनी पड़ जाती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो सवाल आप सिंध हुकूमत से करें जिन्होंने FIR काटी है और बिल्कुल जाहिर है कि ये बहुत नामुनासिब काम हो। हम समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी जमात की, हर पाकिस्तानी का हक है। अब ये सिंध हुकूमत इसका जवाब दे कि उन्होंने ये इसका रीजन क्या है, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों को वहाँ पे सजा देना चाहते हैं और ये सिंध पुलिस ने FIR काटी है ना, तो सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से सवाल किया जाए कि उन्होंने ये काम क्यों उठाया है। और बिल्कुल आप देख चुके हैं, हम जितने भी नुमाइंदे हम सब ने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और मैं समझता हूँ कि हर शख्स का ये हक है, अगर उससे बुनियादी हकूक नहीं मिली हो तो एहतजाज करेगा। और रही बात कि आपने मेरे हल्के की बात की है, तो मेरा हल्का मैं आपको बताऊं कि वो हल्का है कि जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का है और अगर वहाँ का जाके आप विजिट कर लें वजीर मेंशन का, तो मेरे ख्याल से मैं गया हूँ सर, कोई जगह नहीं होगी। सिंध हुकूमत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि घुटनों तक वहाँ तक पानी अभी भी मौजूद है, हर गली के अंदर मौजूद है, हर गली के अंदर। ये तो खारदर के इलाके को सिंध हुकूमत ने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहिए कि हमारे फादर ऑफ द नेशन की जो पैदाइश गाह है और वो गटर के पानी से भरी हुई है। आप जानते हैं कि पूरे कराची में सबसे ज्यादा मस्जिदें खारदर के अंदर हैं, सबसे ज्यादा इमाम बारगाह जो है वो खारदर के अंदर है और एक बड़ा रिलीजियस इलाका है। आप जाके उसकी हालत देख लें कि उसका हशर क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मुझे रोना आ रहा था वहां जाके। मैं जितनी कुछ चीख पुकार करूं, जितनी मेरे अंदर जान है वो मैंने की है। मैंने DC से बात की, मैंने MD वाटर बोर्ड से की, मैंने कमिश्नर कराची से की, मैंने वीडियो बना के चीफ मिनिस्टर से गुजारिश की कि खुदा के लिए पूरा मुल्क एक जगह और वो जगह पे जहाँ पे फादर ऑफ द नेशन की बर्थ प्लेस उसका हाल आप देखें। लेकिन अफसोस क्या 6 दिन हो गए बारिश को खत्म हुए हुए, वो जगह गटर के पानी में डूबी भी है और पीपल्स पार्टी के लोग सियासत कर रहे हैं DHA में और CBC की एहतजाज के ऊपर। खुर्रम साहब, मेरा खुद भी वहां जाना हुआ और मतलब इलाके के अंदर तो दूर की बात, जो मेन शाहराह है जो कि टावर तक जाती है सर, उस शाहराह पे भी घुटनों घुटनों पानी है। तमाम बसेस, कार्स और जो कारोबारी हब है सर,
लाइट हाउस से लेके और यानी डेंसो हॉल से लेके लाइट हाउस या टावर तक जो कारोबारी हब है सर, वहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ करना इस वक्त मुश्किल है, दुकानों के अंदर तक पानी है। तो क्या वजह क्या है सर? कोई रूट कॉज, कोई चीज़ देखी गई कि आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा या पानी की निकासी अमल में लाई जाएगी? नहीं सच्ची, आप कारोबार तो चले एक तरफ है, ये लोग आ रहे हैं, वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो घर से नीचे नहीं उतर सकते हैं, लोग नाश्ता नहीं खरीद सकते हैं, खवातीन नीचे नहीं आ सकती हैं, बच्चे कहीं जा नहीं सकते हैं, लोग अपने घरों में नसूर होकर रह गए हैं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो जनाब नालायकी है ना, कि हर साल बारिश होती है, चाहे वो 100 मिलीमीटर हो चाहे वो 150 मिलीमीटर हो, पूरा खारादर पानी से भर जाता है। 12 साल में पीपल्स पार्टी आपके फादर ऑफ द नेशन का जो इलाका जहाँ पे वो रहते हैं उधर एक सीवेज सिस्टम नहीं लगा सके, वहां पे ये स्टॉर्म ड्रेन नहीं बिछा सके, अगर वो जगह निचली सतह पे है तो वहां पे पंपिंग मशीन नहीं लगा सके जिसके जरिए बारिश का पानी निकल सके। अब आप मुझे बताएं, मैं इसको नालायकी ना बोलूं तो मैं इसको क्या बोलूं? खुर्रम साहब, लेकिन वजह क्या है कि इस्तेमाल करता हूं कि इनके नालायकी आला कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। तो नालायकी का मकसद क्या है? एक इंसान जो है वो काबिलियत नहीं रखती है, वो नाकाम हो चुका है, वो इनकॉम्पिटेंट है। सर, पोर्ट बिल्कुल करीब है, समंदर करीब है, और इस दफा की बारिशों में क्या वजह है कि समंदर के करीब के जितने इलाके हैं सारे के सारे पानी में डूबे रहे हैं बारिश से। चाहे डिफेंस क्लिफ्टन की बात कर ली जाए, खारादर की बात कर ली जाए, पोर्ट के साथ इलाका है सर। बिल्कुल ये रोड जो कि इस वक्त पानी में डूबा हुआ है बिल्कुल जाके केपीटी पे निकलता है सर, जो कि घुटनों घुटनों पानी में है। तो अच्छा देखें, ये बारिश का जो छठा स्पेल आया है ना, जिसके अंदर 377 मिलीमीटर हुई बारिश हुई है, उसके अंदर तो मैं मान सकता हूँ कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, और दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर की बारिश होती तो वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती। लेकिन मेरा सवाल है कि जो पहला स्पेल था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो तो सब 200 मिलीमीटर के अंदर थी ना, उसके अंदर क्यों ऐसा हुआ? तो वो साबित करती है कि आपने इतने सालों में सिस्टम नहीं बनाया, आपने बेहतरी करने की कोशिश नहीं करी। इसकी सबसे बड़ी वजह जो डिफेंस के अंदर है और बाकी पूरे शहर में जो मैं समझता हूँ, जो मेरी अकल कहती है, वो ये है कि देखें, जब एक PC1 बनती है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे पहले जो है वो जमीन को, रोड को स्क्रैप करना है, स्क्रैप करने के बाद उसने फिर उसके बाद गेड़ा बिछा के दूसरा रोड डालना है। होता क्या है कि पैसा खा जाते हैं, रिश्वतें चलती हैं, और जब सड़क बनती है तो पुरानी सड़क के ऊपर नया डामर डाल के उसको बना दिया जाता है। जितनी बार डामर डलता जाता है उस रोड की हाइट जो है वो बढ़ती जाती है और घर नीचे हो जाते हैं। ये वजह है। आप जानते हैं कि 60% कमीशन चल रहा है इस वक्त सरकारी इदारों के अंदर। मायने ये कि अगर 10 लाख रुपए की फाइल होगी तो 6 लाख रुपए रिश्वत जाएगी और 4 लाख रुपए का काम होगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं बचाऊंगा क्या और मैं लगाऊंगा क्या? सर, प्लिंथ नीचे होता जा रहा है, नो डाउट, रोड का लेवल जो है ऊंचा होता जा रहा है, लेकिन डिफेंस में अरबों रुपए की लागत से जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, रोड के बीचों बीच ये सिस्टम बनाया गया था, जो कि आज से कई साल पहले, अगर मैं बात करूं 2007 में या 8 में ये सिस्टम बनाया गया था। सर, इस साल वो सिस्टम टोटली फेल नजर आया है। वो तमाम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है वो भरे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पानी की निकासी नहीं की है। लेकिन सर, इसकी वजह नहीं ढूंढी जा रही, यानी यकीन दहानियां करा दी गई हैं, और मुझे इतना ही यकीन ये भी है कि अगर एक चीज बनी गलत है ना, देखें, इस साल नहीं, हर साल वो स्टॉर्म ड्रेन फेल हुआ है, ये पहली दफा थोड़ी हुआ है। वो जो स्टॉर्म ड्रेन बने हैं उसका जो डिजाइन जिसने बनाया है, जो उसके इंजीनियर्स थे, वो था ही गलत। हमने कभी दुनिया में कहीं देखा नहीं रोड के बीच में जो है ना इस तरह के बने हुए, और वो हर वक्त उसके अंदर मिट्टी आती है। अब तो देखें 2020 का टाइम चल रहा है, दुनिया में जाए, चाइना जाए, जापान जाए, देखें कि दुनिया में स्टॉर्म ड्रेन किस तरह बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों बार बार चीज ऐसी बनती है, लेकिन डेफिनेटली देखें बेहतरी की जरूरत है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 7 साल तो हो गए हम तनकीद करते हुए, अब हम उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों से सीखे। हम उम्मीद करते हैं कि CBC ने जो गलतियां की वो भी इन गलतियों से सीखे, और हम चाहते हैं कि जो निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ आए, लोगों को ये परेशानियां न हो जो कि हर साल बारिशों में होती है। बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे यहाँ वो रहमत बन जाती है, क़यामत का मंजर में तब्दील हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शिरजमान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, थैंक यू। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो कराची के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे बारिश के पानी की निकासी और
बेसिक एमिनिटीज़, साफ़ पानी की फराहमी, ये तमाम चीज़ें किस तरह कराची वालों को पहुँचाई जाती हैं? आया सिंध हुकूमत की जानिब से जो 800 अरब रुपए के मंसूबे जिनका ऐलान किया जाएगा वो कब पाए तकमील होते हैं? साथ ही साथ K4 का जो मंसूबा है जो इस वक्त कराची के अवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत बनता जा रहा है, उसका आगाज़ किस तरह होता है? बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।